हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर। प्यारे विद्यार्थी, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 12th क्लास एजी केमिस्ट्री, और इसके अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन सेकंड जीवांश पदार्थों के बारे में, मृदा जीवांश पदार्थ के बारे में। प्यारे विद्यार्थियों, मृदा जीवांश पदार्थों के अंदर अपनी चर्चा चल रही है कि ये जो मृदा जीवांश पदार्थ हैं, इन मृदा जीवांश पदार्थों के द्वारा किस प्रकार से नाइट्रोजन चक्र संपन्न होता है, किस प्रकार से नाइट्रोजन चक्र में कौन कौन सी प्रक्रियाएं भाग लेती है, इन प्रक्रियाओं के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। और इस चर्चा को अपन आगे बढ़ाते हुए कुछ एक दो प्रक्रियाएं और हैं जिनको अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। देखो, नाइट्रोजन चक्र के अंदर जितने भी जैविक प्रक्रम सम्मिलित होते हैं, उन प्रक्रमों के अंदर सबसे पहले अपन ने स्थिरीकरण पढ़ लिया है, उसके बाद अपन ने पढ़ा है खनिजन। खनिजन के अंदर अपन ने तीन चीजें पढ़ी है, अमीनीकरण, अमोनीकरण और नाइट्रीकरण पढ़ लिया है। अब उसके बाद दो प्रक्रियाएं और है जो आप लोगों को यहाँ पर बताई गई है। पहली है विनाइट्रीकरण और दूसरी है नाइट्रोजन अवकरण या स्वांगीकरण। तो इनके बारे में ज्यादा कुछ विशेष याद नहीं रखना, केवल इनकी परिभाषाएं याद रखनी है। अब सुनो ध्यान से, अपन ने क्या किया था, नाइट्रीकरण प्रक्रिया के माध्यम से जो भी एमिनो यौगिक थे उनको अपन ने नाइट्रेट में परिवर्तित कर लिया था, यानी अपने पास नाइट्रेट प्राप्त हो गई थी। ये चीज अपन ने पढ़ ली है। अब सुनो, ये जो नाइट्रेट यहां पर बन चुकी है ना मृदा में, इसका नाइट्रोजन गैस या नाइट्रस ऑक्साइड में जो परिवर्तन होता है, इसे विनाइट्रीकरण कहा जाता है। यानी ये नाइट्रीकरण की विपरीत प्रक्रिया है। सुनो ध्यान से, नाइट्रीकरण में तो क्या हुआ है, नाइट्रेट का निर्माण हुआ है। नाइट्रीकरण प्रक्रिया के माध्यम से नाइट्रेट का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। और विनाइट्रीकरण में होगा क्या, तो देखो इसमें है ना, इसमें जो नाइट्रेट बन चुकी है उस नाइट्रेट का नाइट्रोजन गैस या नाइट्रस ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है ना। तो आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि विनाइट्रीकरण प्रक्रिया नाइट्रीकरण की विपरीत प्रक्रिया होती है, यानी इसके अंदर नाइट्रेट जो होता है उसका या तो वो नाइट्रेट नाइट्रोजन गैस में बदल जाएगा या नाइट्रस ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा। इस प्रक्रिया को विनाइट्रीकरण प्रक्रिया कहते हैं। इसके बाद बात करें नाइट्रोजन अवकरण या नाइट्रेट स्वांगीकरण के बारे में, तो इसकी भी केवल आपको परिभाषा ध्यान रखनी है कि वह प्रक्रम जिसमें नाइट्रोजन का लोपन हो जाता है, यानी कि नाइट्रोजन विलुप्त हो जाएगा। नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, नाइट्रोजन का लोप हो जाएगा। इसे अपन नाइट्रोजन अवकरण या नाइट्रोजन या नाइट्रेट स्वांगीकरण बोलते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन अवकरण या नाइट्रेट स्वांगीकरण इसको कहा जाता है। ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब सुनो, ये जो प्रक्रियाएं है ना आपकी, विनाइट्रीकरण है, नाइट्रोजन अवकरण है, नाइट्रेट स्वांगीकरण है, इसमें कौन कौन से बैक्टीरिया भाग लेते हैं उनके बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा करें। तो देखो, यहाँ पर विनाइट्रीकरण प्रक्रम में बैक्टीरियम डीनाइट्रिफिकेंस, स्यूडोमोनास, माइक्रोकोकस, बैसिलस बैक्टीरिया भाग लेते हैं। यानी कि जितने भी प्रकार के बैक्टीरिया मैंने यहाँ पर लिखे हैं, ये सभी इस प्रक्रिया के अंदर भाग लेते हैं। जैसे बैक्टीरियम लेगा, डिनाइट्रिफिकेंस लेगा, स्यूडोमोनास लेगा, माइक्रोकोकस लेगा और बैसिलस, ये सारे बैक्टीरिया विनाइट्रीकरण प्रक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है ना भाई। तो आप लोगों को ये चीज यहाँ पर ध्यान रखनी होगी। नाइट्रोजन चक्र के अंदर दो प्रक्रियाएं और है, उसमें पहली आती है विनाइट्रीकरण। इसमें क्या होगा, वह प्रक्रम जिसमें मृदा नाइट्रेट का नाइट्रोजन गैस या नाइट्रस ऑक्साइड में परिवर्तन होता है उसे विनाइट्रीकरण कहते हैं। और नाइट्रोजन अवकरण या नाइट्रेट स्वांगीकरण की बात करें तो वह प्रक्रम जिसमें नाइट्रोजन का लोपन होता है उसे नाइट्रोजन अवकरण या नाइट्रेट स्वांगीकरण कहते हैं। विनाइट्रीकरण प्रक्रिया मुख्यतः बैक्टीरियम डिनाइट्रिफिकेंस और स्यूडोमोनास, इसके अलावा बात करें अपन माइक्रोकोकस और बैसिलस बैक्टीरिया के माध्यम से संपन्न होती है। तो ये चीज भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो भाई। तो ये था अपना नाइट्रोजन चक्र जिसके बारे में अपन अध्ययन कर रहे थे, वो पूरी तरह से यहीं पर समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो अपना यहाँ पर नाइट्रोजन चक्र इन दो प्रक्रियाओं के माध्यम से ही यहां पर समाप्त हो जाएगा। अब एक और नया टॉपिक अपन यहां पर लेंगे और वो टॉपिक है मृदा में पाए जाने वाले सूक्ष्मजीव।
यानी कि अभी तक अपन ने जितने भी सूक्ष्म जीव पढ़े हैं उन सभी सूक्ष्म जीवों के उपयोगों के बारे में अपन ने पढ़ा है कि कौन सा सूक्ष्म जीव कहां पर उपयोग में आता है, परंतु अब मैं आपको बताने वाला हूं इस मृदा के अंदर कौन कौन से सूक्ष्म जीव वास्तव में उपस्थित होते हैं। तो देखिए यहां पर मृदा के अंदर सूक्ष्म जीवों की बात करें तो इनको मुख्यतः 5 वर्गों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है भाई? मृदा के अंदर उपस्थित सभी सूक्ष्म जीवों को 5 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। और 5 वर्गों के अंदर सबसे पहला है आपका जीवाणु। क्या है? जीवाणु। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से यहाँ पर जीवाणु के बारे में बात करने वाला हूं, तो ध्यान से आप लोग इस जीवाणु के बारे में पढ़ने का प्रयास करें। देखिए जीवाणु के बारे में बात करें तो मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीवों में लगभग 90% जीवाणु होते हैं। यानी मृदा के अंदर जितने भी सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं उन सभी सूक्ष्म जीवों के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में कौन होगा? जीवाणु होगा आपका। पूरे सूक्ष्म जीवों का 90% तो केवल क्या पाया जाता है? जीवाणु पाया जाता है। आगे बात करें तो देखो ऊपरी उपजाऊ मृदा के अंदर, यानी कि जो ऊपर की सबसे उपजाऊ मृदा होती है उसके अंदर प्रति ग्राम 10 करोड़ तक इनकी संख्या हो सकती है। यानी कि 1 ग्राम ऊपरी मृदा के अंदर 1 ग्राम मृदा के अंदर या 1 ग्राम मृदा में 10 करोड़ तक क्या हो सकते हैं? जीवाणु हो सकते हैं। इतनी अधिक संख्या में पाए जाते हैं ये। ठीक है, ये एक कोशिकीय जीव होते हैं, यानी कि शरीर के अंदर केवल एक ही कोशिका होती है और इनमें पर्णहरित नहीं होता, यानी इनमें पर्णहरित नहीं पाया जाता है। ये दूसरे के ऊपर भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। इनकी वृद्धि विखंडन क्रिया के फलस्वरूप होती है, यानी कि टूटने की क्रिया के फलस्वरूप, विखंडन क्रिया के फलस्वरूप ये वृद्धि करते हैं। कैसे करते हैं? तो देखो ये पहले लंबे हो जाते हैं, पहले क्या हो जाते हैं? लंबे, और फिर बीच में से क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं और इस प्रकार से 2 नए जीवाणु का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है? इनकी वृद्धि विखंडन क्रिया के फलस्वरूप होती है, अर्थात ये लंबे होकर बीच में से टूट जाते हैं। ये भूमि की उर्वरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं भाई। ठीक है, भूमि की उर्वरता को बनाए रखने में, मृदा की उर्वरता को बनाए रखने में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये जैविक पदार्थ की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने, यानी कि जैविक पदार्थ जो जीवांश पदार्थ आप लोग डाल रहे हैं मृदा के अंदर, उन जीवांश पदार्थों की नाइट्रोजन को किसमें बदलेंगे? नाइट्रेट में बदलते हैं। साथ ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन के यौगिकीकरण का कार्य ये करते हैं। तो इस प्रकार से पूछा जाए कि जीवाणुओं का काम क्या होता है, तो ध्यान रखें जीवाणुओं का काम मैंने आपको बता दिया, बहुत ही महत्वपूर्ण काम ये करते हैं कि ये जैविक पदार्थों के अंदर उपस्थित नाइट्रोजन को बदलते हैं नाइट्रेट में। पहला कार्य तो ये हो गया, और दूसरा कार्य होता है वायुमंडलीय नाइट्रोजन के यौगिकीकरण का कार्य ये करते हैं। ठीक है, तो ये सूक्ष्म जीवों के बारे में सारी बातें अपन ने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। अब एक बात ध्यान रखें कि ये सभी तो इनके लाभदायक महत्व हैं, परंतु आपको पता होना चाहिए कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे भी होते हैं जो विभिन्न प्रकार के या विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। अब देखो भाई, विशेष प्रकार के रोग या विभिन्न प्रकार के रोगाणुओं की हम बात करें तो वो भी आपके जीवाणु ही होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से मृदा में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों को 5 वर्गों में बांटा गया था। उसमें सबसे पहला जीवाणु के बारे में मैंने आपको बता दिया है। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से आप लोग सुनेंगे इस चीज को। मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीवों में लगभग 90% जीवाणु होते हैं। ऊपरी उपजाऊ मृदा में प्रति ग्राम 10 करोड़ तक इनकी संख्या हो सकती है। ये एक कोशिकीय होते हैं और इनमें पर्णहरित नहीं होता है। इनकी वृद्धि विखंडन क्रिया के फलस्वरूप होती है, अर्थात ये लंबे होकर बीच में से टूट जाते हैं। ये भूमि की उर्वरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और ये जैविक पदार्थ की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने तथा वायुमंडलीय नाइट्रोजन के यौगिकीकरण का कार्य करते हैं। परंतु कुछ जीवाणु विशेष प्रकार के रोग भी उत्पन्न करते हैं। ठीक है भाई, तो ये जीवाणुओं के बारे में जितनी भी बातें होती है ये अपन ने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद अगला सूक्ष्म जीव अपन यहाँ पर पढ़ेंगे और अगला सूक्ष्म जीव होता है एक्टिनोमाइसीटीज। ठीक है, तो एक एक को अपन यहाँ पर ध्यान से पढ़ने वाले हैं, तो आप लोग साथ के साथ इसे नोट करते रहें और इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको हो तो आप लोग डिस्कस यहाँ पर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है, चलो, तो इस तरह से जीवाणुओं के अंदर सूक्ष्म जीवों के अंदर पहला सूक्ष्म जीवाणु अपन कंप्लीट यहां पर कर चुके हैं। अब देखिए एक्टिनोमाइसीटीज के बारे में।
ठीक है, एक्टिनोमाइसीटीज। अब देखो एक्टिनोमाइसीटीज के बारे में बात करें तो मृदा में सूक्ष्म जीवों के लगभग 9% एक्टिनोमाइसीटीज होते हैं। ध्यान रखें, मृदा के सूक्ष्म जीवों में ये लगभग 9% होते हैं। ध्यान रखेंगे भाई, सबसे ज्यादा तो कौन था मृदा के अंदर सूक्ष्म जीवों में? सबसे ज्यादा कौन था? जीवाणु था। उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन आता है? लगभग 9% कौन बनाता है? एक्टिनोमाइसीटीज बनाता है मृदा के कुल सूक्ष्म जीवों का। इसके अलावा बात करते हैं तो ये आकार में जीवाणुओं के समान ही होते हैं। ये आकार में जीवाणुओं के समान ही होते हैं। आकार में जीवाणुओं के समान ही होते हैं। ये एक कोशिकीय होते हैं, यानी इनके शरीर के अंदर भी एक ही कोशिका होती है। एक कोशिकीय होते हैं। इसके अलावा बात करें अपन यहाँ पर तो देखो ये एक्टिनोमाइसीटीज जो होते हैं इनके विकास के लिए नम एवं वायु युक्त भूमि सर्वोत्तम रहती है। ठीक है, यानी ये जो विकास करेंगे इनके विकास के लिए नम एवं वायु युक्त, यानी कि जहां पर पर्याप्त नमी हो, जहां पर पर्याप्त वायु हो, वहां पर इनका वृद्धि बहुत आसानी से हो जाती है। भूमि उपयुक्त रहती है। ठीक है, उपयुक्त रहती है। इसके अलावा बात करें अपन यहां पर तो देखो शुष्क भूमि और निचली तहों में भली प्रकार से ये पनपते हैं। तो इस चीज को भी लिख लेते हैं। लेकिन अपेक्षाकृत सूक्ष्म या शुष्क भूमि एवं निचले स्तरों शुष्क भूमि एवं निचले स्तरों में ये अपेक्षाकृत अच्छी तरह विकसित होते हैं। अब देखो इस लाइन का मतलब क्या होता है, इस चीज को मैं आपको समझा दूं तो देखिए क्या बोला मैंने यहाँ पर कि इनके विकास के लिए वैसे तो नम भूमि होना चाहिए, पर्याप्त वायु युक्त भूमि होना चाहिए, यानी जहां पर पर्याप्त नमी हो, पर्याप्त वायु हो, वो भूमि यहाँ पर इनके लिए उपयुक्त रहती है, सर्वोत्तम रहती है ना। उपयुक्त की जगह पे मैं बात करूं यहाँ पर एक वर्ड काम में ले लेता हूं, सर्वोत्तम रहती है, सबसे उत्तम भाई। ठीक है, सर्वोत्तम रहती है। लेकिन अपेक्षाकृत, लेकिन शुष्क भूमि एवं निचले स्तर में ये अपेक्षाकृत अच्छी तरह विकसित होते हैं ना। यहाँ पर कुछ भी नहीं है भाई, आगे बढ़ा लेना इसको। तो क्या हो जाएगा कि ये जो होते हैं ना, ये शुष्क भूमि में जो निचली सतह होती है उनके अंदर ये बहुत अच्छे से विकसित होते हैं। तो इस लाइन का मतलब ये होता है जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बात करें। ग्रीष्म ऋतु में जब भूमि धूप से भली प्रकार तप लेती है तो उसके बाद पहली वर्षा होने पर उस भूमि में सौंधी सौंधी सी सुगंध आती है और ये सुगंध
एक्टिनोमाइसीटीज के पुरुषार्थ का ही फल होता है भाई। ध्यान रखेंगे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब ग्रीष्म ऋतु में बहुत ज्यादा भूमि तपती है, तपने के बाद जब वर्षा ऋतु आती है तो जब पहली बारिश की बूंद गिरेगी ना पृथ्वी के ऊपर मृदा के अंदर, तो आप देखते हैं उसके अंदर बहुत ही अच्छी सी सौंधी सौंधी सी खुशबू आपको आती है। और ध्यान रखें वो सौंधी सौंधी खुशबू किसके कारण आती है? इसी एक्टिनोमाइसीटीज के कारण आती है, जिसे आप लोग मिट्टी की खुशबू बोलते हैं ना, तो वो वाली चीज यहाँ पर आती है। तो इस चीज को भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। जब ग्रीष्म ऋतु में भूमि तपती है, जब ग्रीष्म ऋतु में भूमि तपती है और उसके बाद पहली वर्षा होने पर उस भूमि से सौंधी सौंधी सुगंध आती है, यह सुगंध एक्टिनोमाइसीटीज के पुरुषार्थ का ही फल है। एक्टिनोमाइसीटीज के पुरुषार्थ का ही फल है। ठीक है, आगे बात करें तो ये जीव भूमि से जैव पदार्थों का विलयन कर उनमें पौधों के विभिन्न पोषक तत्वों को विमुक्त करते हैं। यानी कि ये जीव जो होंगे, ये जैव भूमि में जैविक पदार्थों का विलयन बनाकर उसमें पोषक तत्व मुक्त करते हैं। इसके अलावा बात करें तो विभिन्न यौगिकों को सरल रूप में बदलकर पौधों के लिए उपयोगी बनाते हैं तथा ये विभिन्न यौगिकों को सरल रूप में बदलकर पौधों को या पौधों के लिए उपयोगी बनाते हैं, अच्छा, इस चीज को अपन एक बार फिर वापस समझते हैं, ध्यान से देखो। मृदा में सूक्ष्म जीवों में ये जो एक्टिनोमाइसीटीज होती है ये लगभग 9% भाग बनाती है। इनका आकार जीवाणु के जैसा ही होगा, ये भी एक कोशिकीय होते हैं और इनके विकास के लिए नम एवं वायु युक्त भूमि की आवश्यकता होती है। जहाँ पर नमी पर्याप्त हो, जहाँ पर वायु पर्याप्त हो, वहाँ पर
इनका विकास होता है, ये सबसे सर्वोत्तम भूमि मानी जाती है इनके विकास के लिए। लेकिन शुष्क भूमि एवं निचली स्तरों में अपेक्षाकृत ये अच्छी तरह से विकसित होते हैं, यानी कि जो शुष्क भूमि के अंदर निचली सतह होती है ना, उन निचली सतहों के अंदर ये अच्छी तरीके से विकसित होते हैं। जब ग्रीष्म ऋतु में भूमि तपती है और उसके बाद पहली वर्षा होने पर उस भूमि से सौंधी सौंधी सुगंध आती है, तो ये सुगंध एक्टिनोमाइसीट्स के पुरुषार्थ का ही फल होती है, क्योंकि ये नीचे रहकर जो है इस प्रकार से लगातार विकसित होते जाते रहते हैं और इसके कारण यहाँ पर सौंधी सौंधी से सुगंध आती है। ये जीव भूमि में जैविक पदार्थों का विलयन बनाकर पोषक तत्व मुक्त करते हैं। ध्यान रखें, ये जो एक्टिनोमाइसीट्स होते हैं ना, ये भूमि के अंदर क्या करेंगे, जैविक पदार्थों का विलयन बनाएंगे और उसमें पोषक तत्व मुक्त करेंगे। साथ ही विभिन्न यौगिकों को सरल रूप में बदलकर पौधों को उपलब्ध करवाते हैं और इस प्रकार से पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध करवाने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है भाई, तो कुल 5 प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं, जिनमें 2 की अपन ने बात कर ली है, जीवाणुओं की बात कर ली और एक्टिनोमाइसीट्स की बात अपन ने यहाँ पर कर ली है। इसके अलावा और भी सूक्ष्म जीव होते हैं, इन सभी को अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो यहाँ तक की विषय वस्तु आप लोग अच्छे से कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं अपन नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।